Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss questions regarding poverty, regarding the financial inclusion, regarding the social and economic development. These questions are important for upcoming examination. Let us start with the question first, and the question first is PMJDY is related to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is related to option A is financial inclusion, option 2 is bank, option 3 is literacy, and option 4 is female education. You need to remember it is not related to female education, it is not related to literacy, it is not related to bank. This PMJDY is related to financial inclusion, जिसमें आपको क्या लिखा, जिसमें आपको क्या है, बैंक अकाउंट्स, जिनको ऑलरेडी बैंक अकाउंटिंग एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उनके लिए ये स्कीम नहीं है. ये स्कीम उनके लिए है जिनको किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, उनको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए ये स्कीम लाई गई. दैट इज अ प्रधानमंत्री जन धन योजना. रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर दोज जिनके लिए बैंक अकाउंट्स नहीं है, जिनके लिए ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स थे. किसी भी बैंक में जिनका बैंक अकाउंट ऑलरेडी था, ये स्कीम उनके लिए नहीं थी. ये जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन उनके लिए जिनको क्या था, जिनको कोई भी अकाउंट ओपन नहीं था किसी भी बैंक में. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द अमाउंट फॉर द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इन PMJDY. आपको याद रखना पड़ेगा जो ये PMJDY है इसमें दो इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेंगे. वन इज द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सेकंड इज द लाइफ इंश्योरेंस. तो आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. देखो लाइफ इंश्योरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे लाइफ इंश्योरेंस अंडर PMJDY कितना है. एंड फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इट इज 2 lakhs. जो ये 2 lakh है ये कवर दिया गया है किसके अंडर, PMJDY फॉर किसके लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए. वेल एज लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज What is or the main aim of financial inclusion? तो financial inclusion का main aim क्या है? First, to maintain a certain quantity of liquid assets with themselves at any point of time of their total time. No, this is not the answer. Second is to control money supply in the economy. वो तो monetary policy देखेगी. Third, to provide basic banking services to all sections of the society in urban areas or rural areas at affordable cost, and this is the right answer. The main aim, अगर हम main aim देखेंगे financial inclusion का, तो वो तो क्या है, वो तो basic banking service provide करना किसी को भी, चाहे वो urban area में हो चाहे वो rural area में हो, at affordable cost, कि वो cost बर्दाश्त कर सके, कि वो cost वो दे सके किसके लिए, जो भी उसको basic banking services मिलती है. वही तो मेन एम है किसकी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस. देखो यहां पे हमें डेफिनेशन पूछ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. ऑप्शन फर्स्ट इज रिटेल बैंकिंग, दैट्स नॉट आंसर. ऑप्शन थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड ऑप्शन 4 इज होलसेल बैंकिंग, दैट्स नॉट राइट आंसर. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ब्रिंगिंग ऑल पुअर पीपल अंडर द बैंकिंग नेट. जो भी पुअर पीपल्स है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को, उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए, या उनको बैंकिंग एम्बिट में लाने के अंडर उनको, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज सिंपली ब्रिंगिंग ऑल द पुअर पीपल्स अंडर बैंकिंग नेट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 is which of the following efforts fall under financial inclusion plan of RBI as well as government. तो हमसे पूछ रहा है क्या एफर्ट्स उठाए किसने, गवर्नमेंट ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से एफर्ट्स उठाए किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. फर्स्ट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एंड दैट्स राइट. Public sector lending targets, and that's right. And option 3 is zero balance accounts, that's also right. All of the above. So government ने इसका जो right answer है, that's all of the above. So जो government of India ने and Reserve Bank of India जो central bank है इंडिया का, इन्होंने क्या, इन्होंने ये steps उठाए, किसके, इससे ज़्यादा steps उठाए हैं, but ये 3 steps भी उठाए हैं किसके लिए, financial inclusion के लिए, जिसमें से important था कि zero balance accounts open करना उन लोगों के लिए जो afford नहीं कर पाते. फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को करना, बैंक्स नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक सिंपली मीन्स
गवर्नमेंट के अंडर आ जाना बैंक्स, और जब गवर्नमेंट के अंडर चीज़ आते हैं तो मोस्टली सब्सिडाइज रेट्स पे या मोस्टली आप देखते हो कि अफोर्डेबल कॉस्ट्स पे आपको फराहम की जाती है चीज़ें। सो यहाँ पे बैंकिंग सर्विस को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड किया गया फॉर द पुअर पीपल्स। एंड पब्लिक सेक्टर लैंडिंग इसके बैंक्स को बताया गया कि 40% जो लैंडिंग है वो आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में, फार्मर्स सेक्टर में ज़रूरी करोगे, वो तो आपको कर रहा है। बाकी जो भी रेस्ट आपका अमाउंट है वो आप कहीं और पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो या लैंड कर सकते हो आप। सो दीज आर द स्टेप्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन. Now coming to another question, and the another question is the maximum amount of a loan that can be granted under प्रधान मंत्री मुद्रा योजना. देखो 3 तरह के लोन्स आपको मिल सकते हैं जिनके नाम आपको याद होंगे. शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है. तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट. तो मैक्सिमम अमाउंट आपको ख्याल रखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं. देखो शिशु लोन के अंडर आपको मैक्सिमम 50,000 आपको मिल सकते हैं, और किशोर लोन में आप 50,000 से लेके 5 लाख तक कुछ भी ले सकते हैं. वेल जो लार्जेस्ट लोन है दैट इज अ तरुण लाख. तरुण लाख में आपको क्या है 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपको लोन दिया जाएगा. 10 लाख के ऊपर अभी नहीं है. तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आपको मैक्सिमम 10 lakhs, that is option C. Option C is the right option for the question, this question. क्योंकि मैक्सिमम लोन जो आपको मिल सकता है वो है 10 लाख. तो आपको याद रखना पड़ेगा, कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा शिशु लाख में कितना मैक्सिमम मिल सकता है, तो मैक्सिमम 50,000. देखो 50,000 के नीचे आप कुछ भी ले सकते हो. आपको 25,000 चाहिए तो आप ले सकते हो शिशु लोन. तो 50 के बाद अगर आपको 51,000 चाहिए या 51 से लेके आपको 5 लाख तक कुछ चाहिए, वो तो आपको किशोर के अंडर देंगे. ये लोन की नाम है. और फिर सबसे जो लास्ट पे है दैट्स अ तरुण लोन. और तरुण लोन में आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक आप कुछ भी लोन ले सकते हो. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा था इसलिए ऑप्शन 3 विल बी राइट, दैट्स द 10 lakhs. नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज LBS. LBS देखो LBS जो है यहाँ पे हमने से क्या पूछा गया, फुल फॉर्मूला LBS. देखो LBS इज ऑल्सो द सेटअप रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन. और हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है कि LBS stands for loan banking scheme, that's not the answer. Lead banking scheme, liquidity banking scheme and liability banking scheme. तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये LBS है, LBS stands for lead banking scheme. ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार फुल फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं. Now coming to another question, that is which of the following promotes financial inclusion. इनमें से फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कौन करता है. One option A is business correspondent mechanism. Option B, no frills account. Option C, lead bank scheme. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. देखो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. तो डिफरेंट स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. सपोज बिजनेस हाउसेज के लिए इन्होंने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मैकेनिज्म, जहां पे बिजनेस को एक अच्छी सुविधाएं दी जाती है, सर्विसेज दिए जाते हैं जिससे वो लोन एक्स्ट्रा फराहम कर सकते हैं. नो फ्रिल्स अकाउंट भी एक बेसिक अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट भी ये पहले हुआ करता था, इसको हम नो फ्रिल्स अकाउंट, फिर लेटर ऑन इसी का नाम हमने चेंज किया. देन लीड बैंकिंग स्कीम के इसकी बात हमने इससे पहले क्वेश्चन में की. सो दीज आर द सेटअप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द प्रॉपर फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, खान कमीशन वाज सेट अप इन 2004. देखो आपको डेट भी याद रखना, कभी आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खान स्कीम को कब सेटअप किया गया है, फिर आपसे आप ऑप्शन देंगे 2004, 2008, 2010. तो आपको खान कमीशन के बारे में याद रखना पड़ेगा. खान कमीशन वाज सेटअप ड्यूरिंग द ईयर 2004 एंड दिस कमीशन वाज सेटअप फॉर review monetary policy, that's not the answer. Introduce loan schemes, that's not the answer. Prepare report on financial inclusion, review the financial status of public sector banks. देखो आपको याद रखना पड़ेगा जो खान कमीशन है ना, खान कमीशन को बिठाया गया कब, 2004 में. किसके लिए, ताकि ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है, आगे कितना करना है, कैसे करना है. ये खान कमीशन को टास्क दिया गया था. तो खान कमीशन वाज रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इट वाज सेट अप इन ईयर 2004. नाउ coming to another question, and another question is
Which of the following committee has given its recommendation on financial inclusion? देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खाली खान कमेटी को नहीं बिठाया गया, बहुत सारे कमेटीज को बिठाया गया, बहुत सारे कमेटीज ने बहुत रिकमेंडेशन दी है। तो आपको दो ऐसे ऑप्शंस नहीं देंगे जहां पे आपको सारे दिख जाएंगे और आप ये परेशान हो जाओगे किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो राकेश मोहन कमेटी है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नहीं थी, जो रंगा राजन कमेटी ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नहीं थी। देन कमिंग टू सिन्हा कमेटी, देन कमिंग टू गैडगिल कमेटी। तो आपको याद होगा कि जो सिन्हा कमेटी है दिस वाज फॉर द किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द रंगा राजन प्लीज। जो ये सिन्हा कमेटी है दैट रिकमेंडेड किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी, किसने, सिन्हा कमेटी ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, एंड अनदर क्वेश्चन इज Who can open a bank account under PMJDY? देखो लॉरेंस स्केल पे अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेंगे, लॉरेंस स्केल पे वो किसने किया, वो जनधन योजना ने किया। तो इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिगार्डिंग अगर आपको कोई स्कीम डिटेल्ड पढ़नी है दैट इज JDY। व्हाई? बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट स्कीम फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें हुआ, जो कि RBI रिपोर्ट आगे जाके हम देखेंगे उसके रिगार्डिंग, या तो आपसे मैं वो शेयर करूंगा जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है। तो जो PMJDY है इसने सबसे ज्यादा कवर अगर किसी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में कराया है वो इसी स्कीम ने कराया। तो क्यों, आप देखोगे अभी, हु कैन ओपन एन अकाउंट अंडर PMJDY? ऑप्शन ए, माइनर अबो द एज ऑफ 10 ईयर्स। दैट मीन्स अबो द एज ऑफ 10 ईयर जो भी बंदा है वो अकाउंट खोल सकता है, बिलो 10 नहीं खोल सकता है। बी, ओनली लेडी ऑफ द हाउस खोल सकते हैं, खाली एक औरत खोल सकती है किसी घर की, या कोई हेड खोल सकता है जो औरत भी हो सकती है, जो मर्द भी हो सकता है, जो कि सिंपली एक फैमिली का हेड है वो ओपन कर सकता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया है, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं कि माइनर को नहीं देंगे बैंक अकाउंट, लेडी फिर परेशान हो जाते हैं, फिर कुछ भी करते हैं। याद रखोगे माइनर के लिए भी अकाउंट्स, किस माइनर के लिए, जो अबव 10 है उसके लिए भी ओपन किया गया अकाउंट अंडर PM, बिकॉज वेरियस स्कॉलरशिप्स उनको लेने पड़ते हैं या बाकी चीजें देखने पड़ते हैं, उसके लिए उनके लिए भी क्या किया, उनके लिए भी बैंक अकाउंट्स को ओपन किया। सो ऑप्शन डी इज द राइट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अबव 10 जो भी है, लड़की है, लड़का है, मर्द जो भी है, सबके लिए बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट्स अंडर किसमें, PMJDY में। Now coming to another question, and another question is project financial literacy under financial inclusion is undertaken by। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी है ये किसने चलाया है इंडिया में? इज इट SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी है ये किसी मिनिस्ट्री ने किसी मिनिस्ट्री ने इसको नहीं चलाया, ना SBI ने। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज बाय RBI। जो RBI था, RBI undertook प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। Now coming to another question, and another question is more than dash of the poor live in the India। देखो ये पॉवर्टी का क्वेश्चन है। मोर देन डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन द इंडिया। तो हमसे पूछ रहा है कि इंडिया में कितने पुअर रहते हैं। बता रहा है कि जो वर्ल्ड के पुअर है हाफ किस में है, हाफ इंडिया में है, 1/3 इंडिया में है, 1/4 इंडिया में है, 1/5 इंडिया में है। यू नीड टू रिमेंबर 1/5 इज राइट, दैट इज, या कभी कभी ऑप्शन में भी आपको 20% जो वर्ल्ड के पुअर्स है वो आपको खाली इंडिया में दिखेंगे, बाकी जो 80% है वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में है जो कि वर्ल्ड के है। तो अकेले 20% जो 1/5 पुअर ऑफ द वर्ल्ड है वो किस में रहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये डाटा। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर। देखो हम पॉवर्टी को डिटरमाइन किस से करते हैं डिटरमाइन। वन इज हेड काउंट रेशो, सेकंड इज सेन इंडेक्स जो कि अमर्त्य सेन ने दिया, नोबेल लॉरेट। पॉवर्टी गैप इंडेक्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। तो पॉवर्टी को हम डिटरमाइन करते हैं इन मेथड से, किस मेथड से, हेड काउंट रेशो से, या सेन इंडेक्स से, या पॉवर्टी गैप इंडेक्स से। सो ये तीनों मेथड से किसके, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉवर्टी। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन,
एंड द क्वेश्चन इज दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड। एक्चुअली यहाँ पे पॉवर्टी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ओकेजनली पुअर जो कभी कभार गरीब बन जाते हैं ड्यू टू सीजन की वजह से या कभी लॉस होने की वजह से। इन्वेस्ट में जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिर लॉस हो जाता है वहाँ पे, तो ओकेजनली आप पुअर। तो मैक्सिमम टाइम्स पे आप पुअर नहीं होते हो ड्यू टू सर्टेन लॉसेज एंड ड्यू टू वी कैन से द कोविड-19 में काफ़ियों के जॉब चले गए, फिर वो वापस फिर से जॉब पे आए, तो ओकेजनली वो पुअर बन गए कभी कभी। दूसरा है कि चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर होता है कि जो मूव इन एंड आउट, कभी पॉवर्टी में आते, कभी बाहर आते, कभी आते, कभी बाहर आते, उन्हीं को हम बोलते हैं चर्निंग पुअर। एक होता है क्रॉनिकली पुअर। क्रॉनिकली पुअर क्या होता है कि जो बिल्कुल पॉवर्टी में रहता है, जो कि बाहर नहीं आता है पॉवर्टी से। जो चर्निंग पुअर है ये कभी कभी पॉवर्टी से बाहर आता है, और क्रॉनिकली पुअर होता है कि कभी भी आपके पॉवर्टी से बाहर नहीं आता है, ये पॉवर्टी में ही रहता है, पॉवर्टी में ही ये अपनी जिंदगी गुजारता है। ट्रांजिस्ट पुअर, एक्चुअली ट्रांजिस्ट पुअर जो है ये जो क्रॉनिकल पुअर है और चर्निंग पुअर है, टाइप्स है किसके, ट्रांजिस्ट पुअर के। सो ट्रांजिस्ट पुअर के टाइप्स कौन कौन है? क्रॉनिकली पुअर। क्रॉनिकली पुअर क्या होता है कि जो हर बार पॉवर्टी में ही रहेगा। चर्निंग पुअर वो पुअर होता है कि जो कभी कभार पॉवर्टी में आ जाएगा, कभी उससे बाहर आ जाएगा। और ओकेजनली पुअर होता है वो जो कभी कभार, देखो बार बार नहीं, चर्निंग होता है इन आउट इन आउट इन आउट होता है चर्निंग पुअर। वाइल इज ओकेजनली कभी पॉवर्टी में जाना, 10 साल बाद जाना, 2 साल बाद जाना, 3 साल बाद जाना, रियरली पॉवर्टी में जाना और फिर पॉवर्टी से वापस आना, उसको हम बोलते हैं ओकेजनली पुअर। यू नीड टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, एंड फॉर दिस क्वेश्चन इट वाज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, and another question is which state has a maximum number of people living below the poverty line। देखो यहाँ पे काफ़ी बच्चे बिहार को ऑप्शन टिक करके आते हैं, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र को, कुछ उत्तर प्रदेश को। देखो अगरचे 2011 के सेंसस में बिहार वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर वाइल केरला वॉज द बेस्ट परफॉर्मर। गुड परफॉर्मर केरला था, बिहार वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर। ये बाकी इंडिसेस को देख के, लिटरेसी को देख के, बाकी चीज़ों को देख के बिहार को वर्स्ट पुअर माना गया 2011 के सेंसस में, क्योंकि अभी हमारे पास वही लेटेस्ट सेंसस है। 2021 की सेंसस नहीं हुई ड्यू टू कोविड एंड अदर थिंग्स, वो सेंसस डिले हो गई। फिलहाल डाटा जो है वो ही हमारे पास डाटा है। डाटा जब बाहर आ जाएगा दूसरा, तब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे अगर चेंज स्टेट्स में हुई एंड ड्यूटीज में। तो क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच स्टेट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपको याद रखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में ही है, तो यहाँ पे क्या है, जो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन के सबसे ज्यादा लोग किसके हैं, यूपी के मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है जो कि क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ना कि बिहार का। Now coming to another question, and another question is which of the following committee recommended poverty line based on the nutritional requirements। देखो बहुत सारी कमिटीज ने poverty line दी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जिसने बताया ना कि इतनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक दिन को, अगर इतनी उसको हो रही है या इससे ज़्यादा है तब ये पुअर नहीं है, अगर इतनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तब ये जो बंदा क्या है, ये पॉवर्टी में आ जाता है। तो ये कमिटी, ये जो रिकमेंडेशन है किसने दी है? ऑप्शन फर्स्ट इज अलग कमिटी, ऑप्शन 2 इज लक्कड़वाला कमेटी, ऑप्शन 3 इज तेंदुलकर कमेटी एंड ऑप्शन 4 इज रंगाराजन कमेटी। यू नीड टू रिमेंबर इट इज नॉट लक्कड़वाला कमीशन, इट इज अलग कमीशन, अलग कमेटी। जो ये अलग कमेटी है, अलग कमेटी ने क्या बताया, अलग कमेटी ने बताया हमें पॉवर्टी लाइन को एक डिजाइन करना चाहिए जो कि बेस होगी किस पे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पे। जब इसको इतने किलो कैलोरीज मिल जाएंगे या इतने कैलोरीज मिल जाएंगे या इससे ज्यादा इसके पास अवेलेबल है, देन ही इज नॉट इन द पॉवर्टी, इफ नॉट देन डेफिनेटली ही इज इन द पॉवर्टी। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, एंड अनदर क्वेश्चन इज, देखो 2011 सेंसस का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल परसेंटेज इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कितने परसेंट, देखो एक तो 1/5 जो था ना वो वर्ल्ड का शेयर था, पूरे वर्ल्ड का शेयर जो है 20% हमारे कंट्री में है, 1/5 हमारे कंट्री में है जो पॉवर्टी टू द वर्ल्ड शेयर। नाउ ये इंडिया का बता रहा है कि कितने परसेंट, तो यहाँ पे हम अपनी पॉपुलेशन को देख के हम बताते हैं कितने लोग पॉवर्टी में रहते हैं। तो याद रखना, इट्स नॉट 32, नॉट 42, नॉट 35, इट इज 22%। सो 22% पीपल आर क्या, ये आप याद रखोगे, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, सो दे आर एक्चुअली पुअर इन इंडिया।
Now coming to another question, and another question is which committee was set up to review the concept of poverty line? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी को बिठाया गया किसके लिए, ताकि ये रिव्यू देखो वर्ड्स को स्ट्रेस दो, ना कि ये वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पॉवर्टी लाइन, ये बता रहा रिव्यू करना कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। क्या ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, क्या ये लकड़वाला कमेटी थी, क्या ये वांचू कमेटी थी, क्या ये दुत्त कमेटी थी? तो आप याद रखोगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, फिर हम भी इसका जो सही आंसर होगा रिप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर इंसान को जिसने कमेंट सेक्शन में कमेंट की होगी। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन इज पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय, देखो 22% बताना, 30% बताना, ये करता कौन है? इज इट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इज इट NSSO, इज इट RBI और इज इट ए नीति आयोग टास्क फोर्स? यू नीड टू रिमेंबर, जो पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है? नीति आयोग करता है, या पर्टिकुलरली हम पूरा बता सकते हैं नीति आयोग टास्क फोर्स क्या करता है, वो पॉवर्टी एस्टिमेट करता है इंडिया में। सो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है? नीति आयोग, और सिंपली नीति आयोग टास्क फोर्स। Now coming to another question, that is ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? देखो आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता है, इट्स अ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम, UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इंडिया की रैंक क्या है इन HDR रिपोर्ट 2021 बताना आप, 2021 में क्या, क्योंकि अभी 22 का नहीं आया है, 2021 की रैंक क्या थी इंडिया में इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आप कमेंट करोगे। Now coming to another question, which of the following is the most important component for comparing different countries? देखो अगर हमारे पास दो कंट्रीज है, दो से ज्यादा है, इनको हम कंपेयर किस बेस पे करते हैं? इज इट ऑन द पॉपुलेशन, इज इट ऑन द इनकम, इज इट ऑन द पर कैपिटा इनकम, इज इट ऑन द रिसोर्सेज? देखो पॉपुलेशन तो आप आंसर नहीं करोगे, रिसोर्सेज पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इनकम पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पर कैपिटा इनकम पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आप याद रखोगे, तो जो हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं वी डू इट ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटा इनकम, कि लोगों के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास कितने पैसे है, कितने उसके पास अवेलेबल इनकम है, उस बेस पे हम कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज को, फिर हम बताते हैं कि कौन सी कंट्री इज डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड, वो हम इसी बेस पे बताते हैं, किस पे? पर कैपिटा इनकम पे, ना कि रिसोर्सेज पे, ना कि इनकम पे, ना कि पॉपुलेशन पे। Now coming to another question, and another question is most intense and crucial socialization takes place in, देखो अगर हम देखेंगे सोशलाइजेशन की बात करेंगे, सिंपल सोशलाइजेशन की, लेट अस, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, देखो सोशलाइजेशन टेक प्लेस करता है अर्ली चाइल्डहुड में। जब एक इंसान अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस दैट इज विद द सोसाइटी। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन बता रहा है मोस्ट इंटेंस और क्रूशल सोशलाइजेशन कब स्टार्ट होती है, तो ये ड्यूरिंग एडोलेसेंस होती है। तो आप याद रखोगे मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल socialization takes place during adolescence, while a simple socialization takes place during early childhood। देखो early childhood भी option है, it is simple socialization takes place, but the most intense and the most crucial one takes place जब बच्चा क्या होता है? adolescence period में आ जाता है, adolescence age में आ जाता है। Coming to another question is the approach to reduce poverty through specific poverty alleviation programs has been initiated from the, देखो इसका जो आंसर है वो 7th 5 ईयर प्लान नहीं है, 5th नहीं है, 2nd नहीं है, इसका जो आंसर है वो है 3rd 5 ईयर प्लान। देखो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद अगर 4th है, 5th है, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th प्लान अब तक, इवन आज भी जो नीति आयोग का 15 ईयर प्रोग्राम चल रहा है, सब में आप कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम देखोगे, पर स्टार्ट इनिशिएट किस प्लान से हुआ ये आप याद रखोगे दैट्स द 3rd 5 ईयर प्लान। 3rd 5 ईयर प्लान से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। इन शॉर्ट एक में हमने डायरेक्ट गरीबी हटाओ स्लोगन लाया, ये आप मुझे बताओगे गरीबी हटाओ स्लोगन किस वाले प्लान में बहुत पॉपुलराइज किया, किस वाले इज व्हाट वाज द 4th और 5th और 6th? नाउ कमिंग टू another question is absolute poverty is prevalent in, देखो ये जो absolute poverty है ये किस में prevalent है? एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। देखो अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी देखेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी हम यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं।
डेवलप्ड कंट्रीज में हम रिलेट करते हैं अपने आप को दूसरे से, फिर हम बताते हैं कि हम कितना पुअर या हम कितना अमीर है उससे, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। सो रिलेटिव पॉवर्टी यू विल सी इन द डेवलप्ड कंट्रीज। बट यहाँ पे दूसरी टाइप दैट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूजुअली हम इसको देखते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज में। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होते हैं, जो ऑलरेडी अभी जिनको पुअर कंट्रीज भी बोलते हैं, जो कि अभी डेवलप ही होते हैं, उन्हीं में यूजुअली एब्सोल्यूट पॉवर्टी प्रेवेलेंट होती है। हम नहीं बता रहे कि डेवलप्ड में बिल्कुल भी नहीं होती है, सोशलिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है, कम्युनिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है, बट द prevalent word prevalent is here. So absolute poverty is prevalent in developing economies, while is when we talk about the अगर यहाँ पे relative poverty होती है, आगे prevalent लिखा होता है, relative poverty is prevalent in the developed countries, not in other। तो उनमें भी थोड़ी थोड़ी होती है, but not in prevalent। Now coming to another question, that is who introduced the concept of jail cost of living। important concept रहा है through the freedom struggle में, ये jail cost of living किसने किया, ये हाईलाइट किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, नॉन ऑफ दिस। जो ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दादा भाई नौरोजी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं इंडिया का। और पॉवर्टी के जो पॉवर्टी लाइन है पहले, वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही इंट्रोड्यूस की थी। तो आप याद रखोगे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कंसेप्ट है, उसको भी इंट्रोड्यूस किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। These were the questions all for today. We will meet up in another video. We will bring another questions regarding this topic. Thank you. Bye.